स्क्रीन शो हो रही है ये? यस सर, हो रही है। चलें। यस सर। लेक्चर नंबर 7 है जी ईद के बाद। तो पहले लेक्चर 6 तक हो गए थे, थ्योरेटिकल मैकेनिक्स। लेक्चर 7 टू डायमेंशनल फोर्सेस, कपल्स एंड रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। तो इसके बारे में हम टू डायमेंशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कपल्स क्या होता है, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है। तो इसमें आउटलाइन ये उसी की कंटिन्यूएशन है। हमने पहले पढ़ा था मूवमेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लेक्चर 6 में, पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस एंड कपल्स, मूवमेंट ऑफ अ कपल। तो आज ये 4 टॉपिक हम करेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेस, equilibrium of a rigid body subjected to coplanar forces, alternative formulations of equilibrium for coplanar forces, general theory of parallel forces। तो लेट्स स्टार्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो a force can be shifted laterally from its line of action if compensating couple is added। कि एक फोर्स है कि उसको हम जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं उसके लाइन ऑफ एक्शन को, अगर कपल जो है वो ऐड कर दिया जाए। तो आपको मूवमेंट जो है हमने पहले भी पढ़ा था, आर इंटू एफ, या जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट को हम शो करते हैं। मूवमेंट इक्वेशन अगर हम लिखें तो एम जो होता है वो क्या होता है, एक किसके बराबर होता है, आर इंटू एफ। ठीक है। और मूवमेंट जो होता है, कपल जो होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये एफ ए होता है। इसका मतलब आर का मतलब ये होता है कि अगर ये बीम है और फोर्स इधर लग रही है और इस पॉइंट पे अगर हम मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आर है, या जितना भी डिस्टेंस होता है एफ इंटू आर, ये मतलब होता है। अब ये जो कपल होता है, ये दो फोर्सेज होती हैं, दो फोर्सेज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए। ठीक है। ए और आर में ये डिफरेंस, ये कपल होता है। तो कपल जो होता है वो हमेशा जो होती फोर्सेस अप्लाई हो देखें, एक फोर्स पॉइंट पी पे अप्लाई हो रही है तो दूसरी फोर्स जो है वो क्यू पे अप्लाई हो रही है। तो अगर इनका कपल, यानी कि कपल कहते हैं, जोड़े को कहते हैं, ये इससे आप बड़े अच्छी तरह फेमिलियर भी होंगे कपल किसको कहते हैं। तो कपल यानी इन दोनों का फोर्सेस का जो यानी कि है मूवमेंट है वो फाइंड करना है, तो इसको बोलते हैं कपल मूवमेंट। तो कपल मूवमेंट ये हम करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होता है। तो फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई कर दें एक फोर्स के मैग्नीट्यूड को, तो हम क्या कपल जो है वो डिराइव करते हैं। तो ये सीन है कि कपल और मूवमेंट में डिफरेंस ये है। उसके बाद यही चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन भी की हुई हैं। कंसीडर रिजिड बॉडी दैट इज सब्जेक्टेड टू के एक फोर्स से वो यानी कि कनेक्टेड है, एक पॉइंट पी पे है, एक पॉइंट क्यू पे लग रही है। तो अगर इनका हम यानी कि कपल मूवमेंट ड्राइव करना चाहते हैं तो जो डिस्टेंस है ये गिवन है, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि थ्योरम 4th चैप्टर का लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में थ्योरम कहता है कि सेवरल कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर मीन जो एक ही प्लेन में एक्ट करती हैं, F1 F2, दैट एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी आर डायनामिकली इक्विवेलेंट टू देयर रिजल्टेंट फोर्स F। कि एक अगर ये देखें एक ही प्लेन है, इसमें फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 है F2 है, तो इनका जो यानी कि कपल होगा, यानी वो उसके रिजल्टेंट के क्या होगा, resultant force के equal होगा। Acting an arbitrary point Q in the plane of the and as single couple where the resultant F is the vector sum of the force F1, F2 and the moment of M of the associated couple is the sum of the moments of the forces F1, F2 about point Q। तो ये थ्योरम कहता है अगर एक प्लेन में एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो जो ये चीजें हैं डायनामिकली जो एक्ट कर रही हैं फोर्सेस उनके इक्वल होगा, कपल जो होगा आपके रिजल्टेंट जो फोर्स होगी उसके इक्वल होगा। उसके बाद ये इस पिक्चर मैंने पिछली स्लाइड पे बनाई भी है, तो यही जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि ये एक प्लान है, ये बॉडी जो आप देख रहे हैं ये सॉलिड टाइप की बॉडी, इस पे फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे।
तो ये देखें, ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है F1, F2 और F3। अगर इनका रिजल्टेंट हम फाइंड करना चाहें या कपल मूवमेंट जो है वो फाइंड करना चाहें, तो F1 A1, तो अगर इस पॉइंट पे क्यूब करना चाहें तो ये कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, तो F1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो तीनों का जो मूवमेंट होगा, कपल मूवमेंट, वो हम कैलकुलेट करेंगे और जो इसका रिजल्टेंट मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, होगा M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 जो कपल मूवमेंट आपकी फोर्स 1 की वजह से आया है। तो ये तो अगर यानी कि ये होता है कि इन इक्वेशनों की जो अगर मूवमेंट किसी भी चीज़ का लेते हैं, तो जिस डायरेक्शन में लेट्स सपोज अगर मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो फोर्स अगर एक ये बीम है, एफ फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो अगर इसका मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो इस एंड पे, अगर इस एंड को हम ए कह देते हैं, तो ए एंड पे हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर एम ए मूवमेंट एट ए पॉइंट है, अगर ये डिस्टेंस जो है वो आर है, तो मूवमेंट क्या होगा, आर इंटू एफ। तो यहाँ पे देखें कि जो अगर फोर्स वर्टिकल लग रही है तो डिस्टेंस हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो ये बेसिकली इन इक्वेशनों में कहा गया है कि जो अगर फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस हम हॉरिजेंटल में लेंगे, अगर आपकी फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है तो हम जो है वो डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे। तो यही जो है वो साइंस है। ये देखें कि यहाँ पे एक्स है, तो x का मतलब इधर एफ वाई होगा, और जहां पे आप एफ एक्स यानी कि फोर्स अप्लाइंग हो रही है x डायरेक्शन में, तो आप डिस्टेंस किस डायरेक्शन में लेंगे, y डायरेक्शन में लेंगे। तो ये जो यानी कि चीजें शो की गई हैं कि y अगर मूवमेंट जो है वो डिस्टेंस आप y डायरेक्शन में लेंगे तो फोर्स हमेशा जो होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो अगर डिस्टेंस एंड इससे भी क्लियर हो जाता है आता है कि अगर फोर्स आपके वर्टिकल डायरेक्शन में है तो अगर मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो आप डिस्टेंस अपोजिट यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे। तो ये इक्वेशन बनी हुई है मूवमेंट की। तो ये थ्योरम बेसिकली ये भी एक थ्योरम है, कहता है कि इफ द वेक्टर सम ऑफ अ सेट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज जीरो, द फोर्स एक्सर्टेड द सेम मूवमेंट अबाउट ऑल पॉइंट्स इन देयर प्लान। अगर कहते हैं वेक्टर सम ऑफ अ सेट ऑफ एक ही प्लान में काफी सारी फोर्सेज हो, उनका कोप्लेनर फोर्सेज का वेक्टर सम जो है वो जीरो है, तो द फोर्सेज एक्सर्ट द सेम मूवमेंट अबाउट ऑल पॉइंट। तो हर पॉइंट पे क्या होगा, वो मूवमेंट क्या होगा, सेम होगा। इसका क्या मतलब है, अगर इस इक्वेशन पे देखें तो इसका मतलब F1x भी मूवमेंट एक है और F1y और F1 का एक ही तरह का मूवमेंट एक्सर्ट कर रही है तो फिर ही जाके मूवमेंट जो होगा आपका वेक्टर सम जीरो होगा ना। अगर ये इसका इस ये मूवमेंट सेम है और ये मूवमेंट सेम है, दोनों का यही कह रहे हैं एक्सर्ट द सेम मूवमेंट अबाउट ऑल पॉइंट्स इन देयर प्लान, तो फिर ही जाकर रिजल्टेंट मूवमेंट आपका क्या होगा, जीरो होगा। ये थ्योरम इस इक्वेशन से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब सेकंड टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ a rigid body is subjected to coplanar is in equilibrium if the net force on the body is zero and the net movement about any point in the plane of the forces is zero. uh, अब a single force that acts through the center of a mass of tends to make the body translate, जो पिछली मैंने पिक्चर बनाई है इसी स्लाइड पे, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर में भी मिल जाएगी, तो यही इसको चीज को एलेबोरेट किया हुआ है। अगर इस चीज पे आए तो इस स्लाइड पे तो क्या कहता है कि रिकॉल दैट द रिजल्टेंट couple of the movement is independent of the reference point q if the resultant force is zero, consequently the अगर ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो अगर हम मूवमेंट इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं आर पे, तो ये पी जो डिस्टेंस होगा इसका क्या होगा, आर ए, पी इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो अगर इसका मूवमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मूवमेंट दोनों फोर्सेस की वजह से एट पॉइंट आर इस पॉइंट पे आ जाएगा आपका। अगर इसको मैं ए पॉइंट कहता हूँ, और इसी तरह अगर बी पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं बी पे, तो बी पे भी
कर सकते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम होता है कोप्लेनर फोर्सेस, उसकी 2 कंडीशंस होती हैं कि एक तो जो होना चाहिए थ्योरम भी, रिजिड बॉडी दैट सब्जेक्टेड को इज इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो एंड द मोमेंट। 2 कंडीशंस अगर फुलफिल कोई भी बॉडी करती है आपकी, तो इसका मतलब आपका जो बॉडी है क्या, कि जितनी भी फोर्सेस उस पे एक्ट कर रही हैं उनका समेशन जो होगा वो क्या होगा, वो इज इक्वल टू जीरो होगा। और जितने भी मोमेंट्स हैं उनका समीशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो होगा। तो ये थ्योरम 4.7 जो है इन इक्वेशंस को एक्सप्लेन करता है कि रिजिड बॉडी दैट इज सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ the vector sum of all the external forces is zero and the moment of the external forces about any point in their plane is zero। कि अगर तो जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका समीशन करें वो जीरो है, and the summation of all the forces it may be in x direction or y direction। तो और मूवमेंट्स जितने भी अप्लाई हो रहे हैं, जितने इन फोर्सेस की वजह से मूवमेंट्स आ रहे हैं, उनका जो समीशन होगा वो उस पॉइंट पे जीरो होगा। तो ये आपका बॉडी क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो है सेम उसी तरह उन्हीं इक्वेशंस को आगे एलेबोरेट किया। मैंने बताया भी है कि फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, आपकी वाई डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, लेकिन जी में भी होती हैं। लेकिन हम जितने भी न्यूमेरिकल ये करते हैं तो हम 2D कंसीडर करते हैं, एक्स वाई। जब हम 3D की बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, तो जी डायरेक्शन में फोर्सेस वगैरह जो होती हैं वो कैलकुलेट। तो इनमें हम ये करते हैं कि अगर एक्स और वाई में फोर्सेस कंसीडर कर रहे हैं तो हमेशा हम जी डायरेक्शन में जो होता है वो मूवमेंट जो होता है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो अब ये है कि अगर देखें एक से ज्यादा फोर्सेस जो होती हैं वो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, तो उनका समीशन कैसे हम, तो सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड करेंगे करेंगे। लेट्स सपोज जो है एक फोर्स अप्लाई हो रही है, इसी तरह सेकंड फोर्स एक्स डायरेक्शन में, तो इन तीनों को ऐड करेंगे फोर्सेस को जो एक्स डायरेक्शन में है, तो ये टोटली जो उनका समीशन होगा वो एक्स होगा। इसी तरह वाई का, तो ये दोनों का हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं वो ड्राइव हो जाएंगे। तो ये उसी तरह है जो वो, यानी कि दोनों फोर्सेस अगर इनका मूवमेंट देखें, मूवमेंट किससे कैलकुलेट, मूवमेंट हमेशा अगर फोर्स आपकी वाई डायरेक्शन में है, पीछे भी एलेबोरेट किया है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो हम अपोजिट लेंगे एक्स डायरेक्शन में। अगर आपकी फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो हम उसका अपोजिट लेंगे, जो डिस्टेंस होगा वो हम वाई डायरेक्शन में लेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाती है एफ वाई माइनस वाई एफ, अगर मूवमेंट आपने कैलकुलेट करना है। तो ये वही जो है पिछली इक्वेशंस, तो उनके बारे में थ्योरी है, आपने रीड आउट कर लेनी है। अब लास्ट जो है वो है अल्टरनेटिव फार्मूलेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। So the equilibrium conditions for a rigid body subjected to coplanar forces can be written in terms of one force equation and two independent moment equations। कि इस तरह भी हो सकता है कि एक जो हम पहले हम ये था कि एक मोमेंट इक्वेशन लेते हैं और इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये अल्टरनेटिव भी है कि इस तरह भी हो सकता है कि हम फोर्स एक कंसीडर कर लें और मोमेंट जो है वो दो इक्वेशंस उसकी कंसीडर कर लें। अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं तो फिर भी आपका बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो पहले केस में ये था कि आपकी फोर्सेस जो हैं वो दो कंसीडर करते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में, और जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में। तो उसका अल्टरनेटिव फार्मूलेशन में क्या है कि उसकी जो है मूवमेंट इक्वेशन टू कर लें, टू इंडिपेंडेंट मूवमेंट इक्वेशन, और जो फोर्स इक्वेशन है वो हम वन कंसीडर करेंगे। तो फिर भी अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपका बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये थ्योरम भी 4 पॉइंट जो है वो 8, अ मोशनलेस रिजिड बॉडी दैट इज सब्जेक्टेड टू कोप्लेन इज इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन एक्स ऑन एन एक्सिस एल इन द प्लेन ऑफ द फोर्सेस जीरो, द फोर्सेस प्रोड्यूस नो मूवमेंट। अगर आपका मूवमेंट्स जो है वो भी जीरो है इन प्लेन्स में, तो ये थ्योरम कहता है कि आपका बॉडी क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो है पिछली स्लाइड की कि हमने पहले जो पढ़ा था दो इक्वेशंस थी फोर्सेस की,
और एक थी मोमेंट्स की। तो इनमें अल्टरनेटिव में 2 इक्वेशंस मोमेंट्स की हैं और एक क्या है, फोर्सेस की इक्वेशंस है। तो फिर एक और तो 4.9 थ्योरम कहता है कि अगर कहता है कि तीनों इक्वेशंस जो हैं वो मूवमेंट की कंसीडर कर ली जाएं, अ मोशनलेस रिजिड बॉडी दैट इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस इन इफ एंड ओनली द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लान ऑफ द फोर्सेस आर जीरो। अगर मूवमेंट्स जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो यानी कि तीन इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई कर दें मूवमेंट्स की, तो फिर भी अगर आपका जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में। इसमें 3 केसेस हैं, एक में 2 फोर्सेस अगर इक्वेशंस लें और एक मूवमेंट, और एक फोर्स, दूसरी कंडीशन ये है कि 2 फोर्सेस, एक फोर्स इक्वेशन और 2 मूवमेंट्स, और तीसरी में तीनों मूवमेंट्स इक्वेशन लें, तो फिर भी आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाई होती है। तो ये पॉइंट्स जो हैं ओ पी क्यू, लास्ट स्लाइड पे इनकी इक्वेशंस भी शो हुई हैं। तो ये जो है वो मूवमेंट्स के लिहाज से जो है वो और जनरल थ्योरी ऑफ पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं वो क्या है, ये माइक बंद कर लें प्लीज। जनरल फोर्सेस ऑफ जो है वो थ्योरी ऑफ पैरेलल फॉर अ रिजिड बॉडी दैट इज सब्जेक्टेड टू पैरेलल फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस इज जीरो एंड द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, 2 पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग एक्सिस दैट आर परपेंडिकुलर टू दी। तो जो पैरेलल फोर्सेस के लिए ये वही जो है हम ये सेकंड जो कंडीशन है कि एक फोर्स इक्वेशन समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन जो है इज इक्वल टू जीरो एंड द समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स इन वाई डायरेक्शन। तो ये कंडीशन 3 सेटिस्फाई होती हैं, तो ये जनरल थ्योरी ऑफ पैरेलल फोर्सेस है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। तो जी थैंक यू, लेक्चर ख़त्म हो गया। आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सर ये थ्योरम 4.9 जो है, हाँ इसमें हाँ, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाला समझ नहीं आया। एक मिनट, ये चीज़, ये वाला यस सर, यही। नॉन, अब ये देखें अगर तो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेट्स सपोज ये एक आपका जो है वो प्लान है, तो अगर एक प्लान में फोर्सेस एक्ट करें उसे कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, ये F1 है आपकी जो है वो, इसी तरह F2, ये वाली F2 है अगर, तो इसी तरह अगर ये F3 है। अब देखें तीनों फोर्सेस एक ही प्लान पे एक्ट कर रही हैं, सही है। अब अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन को हम एक्सटेंड करते हैं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किया, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किया, इसकी जो है वो लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किया। अब ये देखें ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। जिसने क्वेश्चन पूछा है मैंने कहा ये तीनों नो देखें। सर, तीनों तीनों एक पॉइंट पे तो नहीं कर रही सर। हाँ जी, तो ये फिर एक जो इसका मतलब क्या आपका, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। नहीं कर रही। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा प्लीज। वो तो पहले भी करते हैं, ये क्वेश्चन तो ना हुआ। नो सर, थैंक यू। हाँ जी, कोई और किसी का कोई? चेक हो गए? नहीं, पेपर अभी नहीं हुए, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी आपने फाइनल देना है, फाइनल तक हो जाएंगे। अल्लाह खैर। हाँ जी,
सर जी फाइनल यूनी में देना है क्या ऑनलाइन? अगर 15 सितंबर को खुल गई तो फिर तो जारी बात है यूनिवर्सिटी में ही होगा, अगर ना खुली तो फिर ऑनलाइन ले लेंगे। आप 15 से पहले ही ले लें, लेकिन ऑनलाइन ही ले लें। लगता है ऑनलाइन का काफी आपको मजा आ गया ना, नकल अच्छी हो जाती है। सर जी आदत पड़ गई है ऑनलाइन की। तैयारी उस हिसाब से की होती है ना, पढ़ाई भी फिर ऑनलाइन के हिसाब से की होती है। हम्म।